जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। और आज का हमारा क्लास नंबर 2 है। आज का हमारा क्लास नंबर 2 है। पहली वाली क्लास कल अपलोड की गई थी। आशा है आप सभी को वो क्लास बहुत ही पसंद आई होगी और आप सभी ने उसमें से बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। आज हम दूसरे क्लास की तरफ बढ़ेंगे। आप सभी कमेंट के रूप में हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। जो लोग भी नए इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे उनकी अपडेट मिल जाएंगे। चाहे आप जिस भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट रहता है। सो आप सभी चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं, हम आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, ठीक है। कहता है, आप बस एक बार लाइक कर दीजिएगा जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, हम और नए वीडियो और नए क्रिएशन करने के लिए मोटिवेट होते हैं, ठीक है। चलो देखो बेटा, देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है और ये इस सीरीज का 16वां प्रश्न है। कल 15 क्वेश्चन मैंने कराए थे, आज मैं 16वां प्रश्न आपको करा रहा हूं कि एमवे इंडिया ने एमवे और उसके न्यूट्रलाइट उत्पादों की श्रृंखला के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। कहने का मतलब है उसके कि जो एमवे इंडिया है, एमवे इंडिया, इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ब्रांड एम्बेसडर, आप बताइएगा। ब्रांड एम्बेसडर की बात आती, यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो एमवे इंडिया ने, ध्यान रखिएगा बेटा, एमवे इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, मीराबाई चानू को नियुक्त किया है। और ये मीराबाई चानू क्या है बेटा? भारोत्तोलक है। क्या है? भारोत्तोलक है, ठीक है बेटा। ये क्या है? भारोत्तोलक है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? तो मीराबाई चानू हो गई, मीराबाई चानू हो गई। चलो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, देखिएगा। बहुत ही स्टैटिक जीके का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका, ठीक है। और मैं इसे ये भी कह सकता हूं बेटा, ये पॉलिटी का भी प्रश्न है, ये स्टैटिक जीके का भी प्रश्न है और यह पॉलिटी का भी प्रश्न है। तो सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। हमसे प्रश्न कहता है, भारत में आर्थिक नियोजन, भारत में जो आर्थिक नियोजन है, आर्थिक नियोजन बोले बेटा तो क्या? इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब किस प्रकार से हमको खर्च करना है, किस प्रकार से हमको बचत करना है, किस प्रकार से हमको निधि बनानी है। तो कहता है ये बेटा किसका विषय है? आपसे पूछा है कि जो भारत में आर्थिक नियोजन है ये किसका विषय है। विषय आप जानते हैं, कुछ कानून कौन बनाता है बेटा? केंद्र बनाता है, कुछ कानून राज्य बनाते हैं और कुछ कानून ऐसे होते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के बनाते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? भारत में कुछ विषय ऐसे हैं आप जानते हैं जिन्हें केंद्र सरकार देखता है, अपने विषयों को बनाता है, कुछ राज्य सरकार बनाते हैं और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें आपसी सामंजस्य के साथ केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। तो कहता है जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग देखिए, केंद्र अपने लिए इकोनॉमिक प्लानिंग बनाता है, राज्य अपने राज्य के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग बनाता है, क्योंकि दोनों स्टेट और केंद्र दोनों मिलकर, मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अलग अलग आर्थिक नीतियां बनाते हैं। इसलिए यह समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बेटा सही हो जाएगा सी वाला, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट को और बेटा क्लियर कर लीजिए यहां से, एक चीज को और, जो आर्थिक ये जो समवर्ती सूची है, इसमें प्रश्न पूछता है कि बेटा समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। कितने विषय हैं बेटा? वर्तमान में कितने विषय हैं बता दीजिएगा एक बार बेटा। वर्तमान में 52 विषय हैं, 52 विषय हैं। बात क्लियर हो गई आप सभी को? बात क्लियर हो गई ना? चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एक बार अवश्य कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, हम और भी नए वीडियोस आपके सामने लेकर के आएंगे। कहता है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, के मार्गदर्शन, किसके मार्गदर्शन में तैयार किया गया है? ठीक है, द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया हैज प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ, मतलब कहता है जो भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण है ये किसके मतलब किसकी गाइडेंस में तैयार किया जाता है? इसको तैयार करने में मेन रोल किसका होता है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो देखो, वित्त मंत्री है, वित्त आयोग है, आरबीआई के गवर्नर हैं, नहीं, इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा बेटा। हमारा राइट आंसर है मुख्य आर्थिक सलाहकार। जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, इन्हीं के अंडर गाइडेंस में, इन्हीं के गाइडेंस में क्या होता है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण
तैयार किया जाता है? द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया तैयार किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ एक बार हम बढ़ते हैं। कहता है बेटा देखो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, करंट का भी क्वेश्चन है, ये चीजें बदलती रहती हैं, आज कोई और है, कल कोई और होता है, परसों कोई दूसरा होता है। कहता है बेटा सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आप इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। अभी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपसे रिसेंटली एग्जाम में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो अजय त्यागी जो हैं वो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान सेबी के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी जी हैं। ठीक है, चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। कहता है देखो आईपीएल से संबंधित, बेटा आईपीएल जब से शुरू हुआ आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन पूछता रहता है। कहीं ऑरेंज कप से पूछेगा, कहीं पूछेगा किसने जीता। तो भाई इस बार का आईपीएल किसने जीता? कहा किसने बेटा जीता? जीता चेन्नई सुपर किंग ने। कहाँ हुआ था? ठीक है, यूएई में हुआ था। ठीक, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। बात क्लियर हो गई ना? बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं बोलूं आपसे बेटा, कहता है कि आईपीएल 2021 में ऑरेंज कप किसने जीता। अब सबसे पहले एक चीज देखिए बेटा, ऑरेंज जो कप है ना वो मैक्सिमम रन बनाने के लिए होता है। पूरी सीरीज के दौरान जो मैक्सिमम रन बनाता है उसको ऑरेंज कप दिया जाता है। तो दूसरा प्रश्न यहां से यह भी बन सकता है आपके लिए कि जो ऑरेंज कप है यह किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो बेटा ऑरेंज कप जो है ये पूरी श्रृंखला के दौरान जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो बेटा बताओ, आपसे कहता है जो आईपीएल 2021 हुआ इसमें ऑरेंज कप किसे मिला? ये दूसरे शब्दों में इसे ऐसे बोले कि सर्वाधिक रन किसने बनाए? भाई जिसने सर्वाधिक रन बनाए होंगे उसी को ऑरेंज कप मिला होगा। तो किसने? बेटा ऋतुराज गायकवाड़ ने। ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक रन बनाए और इन्हीं को क्या मिला? ऑरेंज कप मिला। अच्छा, एक कप और होता है, एक बेटा कप और होता है। कौन सा कप होता है? मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं। एक कप बेटा और होता है पर्पल कप। ठीक है बेटा, एक कप कौन सा होता है? पर्पल कप होता है। पर्पल कप किसे मिला बेटा? अक्षर पटेल को मिला। किसे मिला बेटा? अक्षर पटेल को मिला। अच्छा, पर्पल कप क्यों मिलता है मेरे भाई? मैक्सिमम विकेट के लिए मिलता है। बात क्लियर हो गई? जो मैक्सिमम विकेट लेगा, ठीक है, मैक्सिमम विकेट, उसे क्या मिलेगा? पर्पल कप मिलेगा। चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। हमसे कहता है बेटा कालिदास अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए, आखिर कालिदास अकेडमी की स्थापना हुई कहां? मैंने कल आपको बताया था, कल के सवाल में मैंने ये चीज आपको बताई थी बेटा, कालिदास अकेडमी की जो स्थापना है वो कहां हुई है? एमपी में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है। कहां है मेरे भाई? मध्य प्रदेश में हुई है कालिदास अकेडमी की स्थापना। कहां हुई है बेटा? मध्य प्रदेश में हुई है। अच्छा, इसकी स्थापना क्यों की गई? बेटा कालिदास अकेडमी की स्थापना कालिदास के साहित्यों को के अन्वेषण के लिए, मतलब इनके शोध के लिए, मतलब सिर्फ कालिदास के शोधों के लिए। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्या होता है, जो कोई भी एकेडमी होती है वो सभी भाषाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन जो कालिदास अकेडमी है इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य बेटा, ये एमपी में इसकी स्थापना हुई है, इसकी स्थापना का जो मूल उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ जो कालिदास के साहित्य हैं, जो कालिदास की कृतियां हैं, उन पे अन्वेषण के लिए, उन पे रिसर्च के लिए स्थापना की गई। और यह स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है। ठीक है, और बता दीजिएगा बेटा ये हुई कब थी? 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कल एक और भी प्रश्न आया था कि कालिदास सम्मान समारोह किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो अगर एमपी सरकार द्वारा स्थापना की गई तो बेटा क्या? एमपी सरकार द्वारा ही, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही दिया जाता है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपने। कहता है मेरे भाई ध्यान से देखिएगा सवाल को, क्वेश्चन को बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है CSIR ने सितंबर 2021 में अपने क्या स्थापना का कौन सी वर्षगांठ मनाई? मतलब कहता है जो CSIR है ना ये कितने सालों का हो गया है? वर्षगांठ का मतलब बेटा क्या होता है? एनिवर्सरी होता है ना, एनिवर्सरी। देखो एनिवर्सरी ना, एनिवर्सरी। तो कहता है बताओ ये कितने सालों का हो गया है? तो बेटा यह हो गया है 80 सालों का हो गया है। और इसने 26 सितंबर, बेटा कब? इसने 26 सितंबर को अपनी 80वीं वर्षगांठ मनाई है। 80वीं बेटा वर्षगांठ मनाई है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है देखो ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आपके आते रहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। बेटा कहता है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, बढ़ते हुए निम्न पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम क्या है? बता दीजिए। कहता है बेटा उत्तर से, देखो आप जानते हो ऐसे हमारा भारत देश का मतलब ऐसे नक्शा रहता है, ये उत्तर होता है और इधर दक्षिण से बोलता है। कहता है उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे की ओर निम्न पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम कौन सा है? 4 पर्वत श्रृंखलाएं आपकी दी हैं,
कहता है बताओ इनका सही क्रम क्या है, मतलब इनका जो क्रम है वो क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा भाई, उत्तर की ओर मैं अगर बोलूंगा सबसे पहले पहले पीर पंजाल, पहले पीर पंजाल बेटा 3, ठीक है। फिर बेटा जास्कर पर्वत श्रृंखलाएं, तो फिर 1, फिर बेटा लद्दाख श्रेणी, फिर क्या हो गया बेटा 2, और फिर काराकोरम श्रेणी 3 2 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है भाई संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, और यहां पर जो भी चीजें एडॉप्ट की गई हैं, जो भी चीजें ली गई हैं, वो कहीं ना कहीं से ली गई हैं, मतलब किसी ना किसी संविधान की का अध्ययन करके, उनके तुलनात्मक अध्ययन करके चीजों को लिया गया। किसी एक देश से हमारा संविधान नहीं उठाया गया है, इसलिए हमारे संविधान को पंचमेल खिचड़ी के भी नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, कहता है कि जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बेटा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो सबसे पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया बेटा कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। देखिए यूएसए से बेटा क्या लिया गया है? यूएसए से लिया गया है मूल अधिकार लिया गया है, ठीक है, मूल अधिकार लिया गया है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, मूल अधिकार, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम से क्या ली गई है? संसदीय प्रणाली ली गई है। यूनाइटेड किंगडम को बोले यूके का मतलब बेटा ब्रिटेन, और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली ली गई है। जर्मनी से बेटा क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया आपातकाल लिया गया है, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया है मेरे भाई? आपातकाल लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल लिया गया है, ठीक है भाई। क्या लिया गया बता दीजिएगा एक बार मेरे भाई? आपातकाल, ठीक है। चलो हमारा क्लियर हो गया, आपातकाल लिया गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भाई बताओ कि निम्न में कौन सी चोटी, निम्न में कौन सी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे छोटी चोटी है? ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। कहता है निम्न में कौन सी कौन सी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? अब बताइएगा बेटा, पश्चिमी घाट जो है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक बोला, सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखिएगा बेटा, अनामुदी। अनामुदी जो चोटी है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची बेटा चोटी है। तो क्या हो गया? अनामुदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ बेटा बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि 15 अप्रैल बेटा 15 अप्रैल 1980 को भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? नेशनलाइजेशन किया गया था बेटा, राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया गया था। कब? 15 अप्रैल 1980 को भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कुल बेटा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा है और बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी लोग नए जुड़े हैं इस चैनल पे वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। हमारा उद्देश्य इन चीज़ों को आप तक प्रोवाइड करना है, जिससे आप जो भी आप एग्जाम आपका रिसेंटली हो उसमें आप अगर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, चूंकि प्रश्नों के पूछने की एक श्रृंखला अनवरत क्रम में रिपीट होती है, लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों की एक मैं बेहतरीन सीरीज को करवा रहा हूं। आप सभी जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे आप सभी लेटेस्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन हैं वो प्राप्त कर सकें। और हो सके तो एक बार मेरे मोटिवेशन के तौर पर, मेरे सपोर्ट के तौर पर आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे मैक्सिमम लोगों तक चीज़ें पहुंच जाएं। चलिए आप सभी ने इसका उत्तर देख लिया होगा बेटा। क्या है इसका उत्तर? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रातापानी टाइगर रिजर्व के अंदर से होकर नहीं गुजरती? मतलब देखो 3-4 सड़कें दी हैं, कहता है ये बताओ रातापानी टाइगर रिजर्व जो है उसके अंदर से होकर नहीं गुजरती? बेटा ये गुजरती है, ये गुजरती है। बरनार जलाशय ये भी है, ठीक है। किन्नौरगढ़ का किला बेटा ये भी है। बराबर गुफाएं नहीं है बेटा। जो रातापानी टाइगर रिजर्व है इसमें बराबर गुफाएं नहीं हैं, इसमें क्या भीमबेटका की गुफाएं हैं। क्या है बेटा? भीमबेटका, आपने नाम सुना होगा बेटा। भीमबेटका की जो चित्रकलाएं हैं, जो गुफाएं हैं, वो यहां पर हैं। तो हमारा राइट आंसर बराबर की गुफाएं हो जाएगा। चलो हम अगले सवाल की तरफ अपने बढ़ते हैं। कहता है माजुली द्वीप, नदी द्वीप किस राज्य में है? देखो बेटा माजुली की बात करते हैं तो माजुली नदी द्वीप बहुत ही इंटरेस्टिंग बेटा क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैटिक जीके का जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है बताओ माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? मेरे भाई असम में स्थित है। कहां में स्थित है? असम में स्थित है। माजुली कहां बेटा? असम में। और असम की बात करें तो बेटा मां कामाख्या देवी का भी मंदिर कहां स्थित है?
असम में स्थित है। और असम के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा है। भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है। ठीक है, हेमंता बिस्वा शर्मा है। ये क्या है बेटा? ये यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंता बिस्वा शर्मा हो गए। बात क्लियर हो गई? चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, बताओ, बहुत ही बेटा देखिए, आप कह सकते हो कि पॉलिटी का भी प्रश्न है, स्टैटिक जीके का भी प्रश्न है, जनरल नॉलेज का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न लगातार एग्जाम में एक दो उठा के दे देते हैं और एक ही दो प्रश्न आपके सिलेक्शन की राह में बाधक बनते हैं, तो आप उन प्रश्नों को गलत ना करें। इसके लिए इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न बेटा आपके लिए लेके आ रहे हैं। कहता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ऐसे थे, कहता है निम्नलिखित में से कौन अपने पद से इस्तीफा देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री? देखिए भाई, होता क्या है कि आपसे कहता है बताओ कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था सबसे पहले। ठीक है, तो बेटा वो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और एक चीज आप याद रखिएगा, मोरारजी देसाई के संबंध में एक चीज आप और क्लियर कर लीजिए बेटा, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। कैसे? पहले गैर कांग्रेसी, ठीक है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। इन्होंने कौन था बेटा? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से क्या इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बेटा, प्रथम पंचवर्षीय योजना आप जानते हैं भारत में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, जैसे ही बेटा भारत आज़ाद हुआ, भारत में अनवरत विकास को बढ़ाने के लिए, अनवरत बेटा क्या? विकास को बढ़ाने के लिए, अनवरत विकास को टॉप पर ले जाने के लिए क्या किया गया बेटा? पंचवर्षीय योजना। तो आपसे पूछे कि पंचवर्षीय योजना 5 साल का एक प्लान होता है, 5 ईयर प्लान होता है। ठीक है, 1951-56 का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया? तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ करके रखिएगा बेटा, जो हमारा 5 ईयर प्लान है ना, हमारा जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनका उद्देश्य भारत में एक समग्र विकास को लेकर के है। जब भारत आज़ाद हुआ तो जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी वो USSR, मतलब अब जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, सोवियत संघ या रूस के मॉडल पर बनी थी। ठीक है, रूस के मॉडल पर बनी थी। और इसका मसौदा जो तैयार किया गया था ना, वो बेटा किया गया था KN राज के द्वारा। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, KN राज के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ये भी पूछता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, वो किस देश से संबंधित है, मतलब किस देश के मॉडल पर था? बेटा वो USSR पे था। USSR मतलब उसे पहले क्या भाई, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, जिसे आज हम रसिया के नाम से जानते हैं, मतलब रूस के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई? चलो हम अगले सवाल की तरफ अपने बढ़ते हैं। कहता है बेटा, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की? जैसे ही बेटा नालंदा की बात आता है, 3-4 पॉइंट आपके क्लियर होने बहुत आवश्यक है। वैसे ही बहु प्रश्न मिलेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही बेटा नालंदा महाविहार की बात किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं, मैं बेटा क्या बात करूं? नालंदा, अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई नालंदा विश्वविद्यालय की, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बेटा किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। ध्यान रखिएगा, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की? बेटा कुमार गुप्त ने की थी। और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं बेटा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कितने की थी, तो ये भी कुमार गुप्त ने की थी। और मैं अगर आपसे कहूं बेटा, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसका विनाशक कौन था? किसकी बात करूं बेटा? इसकी विनाशक की मैं अगर बात करूं तो इसका विनाशक कौन था? कुंवर बख्तियार काकी था। ठीक है, एक आक्रांता था जिसका नाम क्या था बेटा? कुंवर बख्तियार काकी। कुंवर बख्तियार बेटा काकी था। इसने क्या किया था? इसने बेटा नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस कर दिया था, मतलब उसके पुस्तकालयों को जला दिया था। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ओजोन परत के छिद्र पर अध्ययन किया? ध्यान से समझिएगा, प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ओजोन परत के छिद्र पर अध्ययन किया? ठीक है, ओजोन परत के छिद्र पर अध्ययन किया। तो अब आप इस बात को समझिएगा, ओजोन परत पर छिद्र के अध्ययन की जब हम बात करते हैं, तो ओजोन परत हमें किससे बचाती है बेटा? अल्ट्रावायलेट, ठीक है, वायलेट जो किरणें आती हैं, मतलब पराबैंगनी जो किरणें आती हैं, उनसे हमारे शरीर की हमारी त्वचा की रक्षा करती है। तो इसमें बेटा छिद्र हो गया।
ये अल्ट्रावायलेट सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती हैं, ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनको पहले रोक लेती है, उसके बाद ये किरणें हमारे शरीर तक आती हैं। तो मतलब ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर तक नहीं आ पाती। इस पे छिद्र हुआ, मतलब इस पे छेद पाया गया। सब बेटा कहाँ? अंटार्कटिका में हुआ है। ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब सबसे पहले अगर बोले, मैं आपसे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ आपका, ठीक है। देखो बेटा भाई अगर मैं बोलूँ कि ओजोन परत में बेटा जो छिद्र है वो कहाँ हुआ, तो आप तुरंत ये चीज़ बेटा बोल देंगे, आप तुरंत ये चीज़ बोल देंगे जो छिद्र हुआ है वो कहाँ पर बेटा हुआ है, वो हुआ है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, वो जो छिद्र हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? अंटार्कटिका पर। कहाँ पर हुआ है? अंटार्कटिका पर, ठीक है, अंटार्कटिका पर हुआ है, ठीक है भाई। देखो किसने बेटा अध्ययन किया था? सबसे पहले किया था जो मार्फेन ने। जो मार्फेन ने अध्ययन किया था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मार्फेन। तो देखो मैंने 2-3 चीजें यहां से आपकी क्लियर कर दी कि जो अंटार्कटिका पर छेद हुआ है, मतलब जो ओजोन परत पर छिद्र हुआ है, वो सबसे पहले बेटा कहां देखा गया है? अंटार्कटिका पर हुआ है। इसके सबसे पहले इसका अध्ययन किसने किया था? जो मार्फेन ने किया था। पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए जो कौन काम करता है बेटा? रोकने का काम कौन करता है? ओजोन परत काम करती है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। कहता है एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है, मतलब ठीक है, पीछे की तरफ, मतलब बैक साइड से भी उड़ सकता है। तो देखिएगा बेटा, हंगिंग बर्ड, आपने बेटा बहुत पढ़ा होगा, हंगिंग बर्ड जो होते हैं ये पीछे की भी तरफ उड़ सकते हैं। इन हंगिंग बर्ड के बारे में बात करूं बेटा, तो ये 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक अपने पंखों को क्या करते हैं बेटा? घुमा सकते हैं, मतलब फोल्ड कर सकते हैं। 180 डिग्री तक अपने पंखों को घुमा सकते हैं। तो क्या एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकते हैं वो हंगिंग बर्ड हैं। हंगिंग बर्ड जो बेटा हैं ये क्या हैं? ये पीछे की तरफ भी उड़ सकते हैं। चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य पक्षियों के लिए सबसे बड़े प्रजनन मैदान के लिए प्रसिद्ध है? मतलब पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन मैदान। ध्यान से सुनो बेटा, कौन सा अभयारण्य, ठीक है, पक्षियों के लिए सबसे बड़ा प्रजनन मैदान है? प्रजनन मैदान बेटा ये हमारा जो है ये भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान का है। राजस्थान के भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में यह पक्षी अभयारण्य है। यह किसके लिए बेटा प्रसिद्ध है? यह विश्व का सबसे बड़ा, यह विश्व का बेटा सबसे बड़ा क्या है? पक्षियों के प्रजनन के लिए, प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा बेटा? भरतपुर पक्षी अभयारण्य, ठीक है भाई, ठीक है। कहाँ पड़ता है बेटा? राजस्थान में। आप जानते हैं बेटा भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बेटा ये वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाँ देखिएगा, कहता है लोथियम द्वीप वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आप सभी जो लोग भी बेटा चैनल पे नए हैं वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके यहीं से छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। बिना लाइक किए हुए वीडियो को मत छोड़िए। देखिए लाइक करने से मिलता कुछ नहीं है, ठीक है, बस मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप सभी को और भी चीज़ें अच्छी प्रोवाइड कर सकें, अच्छी चीज़ें दे सकें, ठीक है भाई। कहता है लोथियम, ध्यान से सुनिए बेटा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है लोथियम द्वीप वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बेटा पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। कहां पे है बेटा? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लोथियम द्वीप वन्यजीव अभयारण्य, लोथियम द्वीप कहाँ बेटा? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में बेटा क्या है? हावड़ा ब्रिज है, ठीक है, हावड़ा ब्रिज है। चलो भाई अगर मैं आपसे बात करूं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारत के मध्य प्रदेश में हिंदी में पहला साहित्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन सा? देखो स्टैटिक जी का क्वेश्चन है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हिंदी में भी यह प्रश्न आ जाता है, कभी कभी एमपी एग्जाम का स्पेशल होता है वहां पर भी प्रश्न पूछा जाता है, और स्टैटिक जी का क्वेश्चन है तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कहता है भारत के मध्य प्रदेश से, ठीक है, भारत के मध्य प्रदेश से हिंदी में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने प्राप्त किया? देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करता है बेटा, किसकी बात करता है? साहित्य अकादमी, SAA साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करता है। कहता है कि बताओ कि मध्य प्रदेश से किसने हिंदी में पाया? कहता है बेटा बता दीजिए मध्य प्रदेश से किसने हिंदी में पाया, ये क्वेश्चन कहता है। बताओ बेटा मध्य प्रदेश से किसने पाया? मध्य प्रदेश से, तो ध्यान से सुनिए बेटा, माखन लाल चतुर्वेदी जी ने सबसे पहले ये कहाँ के थे? ये बेटा मध्य प्रदेश के थे। इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, ठीक है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। और इनकी एक बेटा हिंदी में कविता थी, इनकी एक कविता थी, किस कविता पर मिला था यह भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। तो आपने उस कविता का नाम अवश्य सुना होगा, क्या? हिम तरंगिणी। बेटा क्या सुना होगा? हिम तरंगिणी, ठीक है, हिम बेटा
तरंगिणी। तो इनको किसके लिए अवार्ड मिला बेटा? हिम तरंगिणी के लिए अवार्ड मिला। इनको हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये मध्य प्रदेश से संबंधित थे। तो यह प्रश्न अगर पूछा जाएगा आपका तो आराम से चीजों को आप सही कर पाओगे। चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है संविधान की कौन सी सूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देती है? मतलब राज्य और केंद्र को अलग अलग बताती है। मतलब कहता है संविधान की कौन सी अनुसूची बेटा, ठीक है, कहता है संविधान की बता दीजिए कौन सी सूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देती है? तो बेटा 10वीं अनुसूची देती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कहता है बेटा क्या है? कहता है निम्न में से किसके तहत मोरारजी देसाई योग, देखो कहता है बेटा किस मंत्रालय के तहत, क्या मोरारजी देसाई, ठीक है, राष्ट्रीय योग संस्थान ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। कौन सा मंत्रालय? मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम दे रहा है। ठीक है भाई, तो देखो कौन सा बेटा, ध्यान रखिएगा आयुष मंत्रालय, क्योंकि आप जानते हैं कि योग का संबंध बेटा, योग के लिए जो मंत्रालय बनाया गया वो आयुष मंत्रालय बनाया गया है। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल की तरफ। कहता है बेटा अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो अभी मैंने आपको बताया था अंटार्कटिका पर ही बेटा क्या है, अंटार्कटिका पर ही ओजोन छिद्र पाया गया है। ओजोन छिद्र पाया गया, बात क्लियर हो गई, याद हो गया, रट लीजिए बेटा, कभी भूलेंगे नहीं। अंटार्कटिका पर क्या पाया गया बेटा? ओजोन छिद्र पाया गया है। कहता है इसकी सबसे ऊंची चोटी बता दीजिए कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा? माउंट विंसन मैसिफ, ये जो चोटी है इसकी, ये सबसे ऊंची बेटा चोटी है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? कहता है सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? देखो भारत में विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं जो अलग अलग चीजों का आकलन करती हैं, अलग अलग डेटा प्रस्तुत करती हैं और उन्हीं डेटा को बेटा सरकार को लागू करना होता है। कहता है सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध बता दीजिए किससे है? तो देखिए बेटा, जो ऐसे पूछता है सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तो बेटा ये किससे? गरीबी से है। तो गरीबी का मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत में निर्धनता का आकलन करने से है। या निर्धनता जब नहीं लिखा होगा तब लिखा होगा बेटा गरीबी। ठीक है, किससे लिखा होगा बेटा? गरीबी से संबंध है इसका, गरीबी से संबंध है। ठीक है, तो हम आशा करते मेरे भाई, आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे बेटा, चैनल को एक बार शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बेटा अवश्य आप सभी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, जिससे आपके जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर रोज आपके लिए, ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन का एक सेगमेंट लेकर के आऊंगा जो आपके हर एग्जाम के बेटा, चाहे आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप एसआई के लिए प्रिपेयर, एसआई का एग्जाम हो गया, चाहे आप बेटा क्या, चाहे आप यूपीपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है बेटा, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए कर रहे हो, चाहे अभी लेखपाल का एग्ज़ाम आने वाला है आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये सेगमेंट आपके लिए निश्चित तौर पर 110% क्या होगा बेटा? यूजफुल होगा। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। बाकी हम आपको मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद आप सभी को। ठीक है, आप सभी ऐसे ही समर्थन बनाए रखिए, हम आपके लिए और भी नए नए इनोवेशंस लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद।